हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे नौजवान लाडलों, आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल, अपनी जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल हमेशा इस सेशन को लीजिएगा। ये आर्मी एग्जाम के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं रामबाण साबित होगी। एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके पूरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा और मनन कीजिएगा। एक नहीं 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको जो पहले से नहीं आ रहा है उसको कॉपी नोटबुक रख के पास में हल करने का प्रयास कीजिएगा। और जब मैथ और रीजनिंग सॉल्व होती है साथ में कॉपी पेन रखो, आप प्रयास करो आंसर पहले बताने की, अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करो। और जो बिल्कुल यूट्यूब पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको क्लास के अंदर मेहनत नजर आती है तो एक शानदार बढ़िया कमेंट अवश्य करें। तो चलिएगा, बिल्कुल समय गवाएं, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? लोहा, बात हो रही है लोहा। लोहे को आयरन कहते हैं। लोहे को क्या कहा जाता है? आयरन कहा जाता है। और लोहे को फेरिक कहा जाता है। तो लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या है? जेडन, Fe, Au या Ag। Ag की मैं बात करूं तो Ag चांदी का है। किसका है? चांदी या सिल्वर का यदि आपको प्रतीक चिन्ह पूछे तो वो Ag है। Au की मैं बात करूं, Au सोने का है। किसका है? सोना या गोल्ड का यदि आपको पूछे तो वो Au है। Zn की मैं बात करूं तो Zn जिंक, जिंक यानी जस्ते का है। किसका है? जस्ते का प्रतीक चिन्ह है। जबकि Fe लोहे का प्रतीक चिन्ह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे किरण की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने, टीए एडिसन ने, डब्ल्यू रॉन्टजन ने, न्यूटन ने। न्यूटन की मैं बात करूं तो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम है, न्यूटन की यदि बात की जाए तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? यदि आपको पूछे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, इसके अलावा पूछे गति के नियम किसने दिए? गति के नियम यदि पूछे तो किसने दिए? न्यूटन ने दिए। इसके अलावा भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? यदि पूछे भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो भी उसका राइट आंसर होगा न्यूटन। यह बात न्यूटन की। यदि मैं बात करूं एडिसन, तो विद्युत बल्ब की खोज किसने की? यदि पूछे विद्युत बल्ब के खोजकर्ता या आविष्कारक मान सकते हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन है। मैडम क्यूरी की मैं बात करूं तो मैडम क्यूरी रेडियम की खोजकर्ता, रेडियम के खोजकर्ता यदि पूछे तो मैडम क्यूरी है। और रॉन्टजन, एक्स किरणें की खोज किसने की? तो रॉन्टजन ने की। और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे, रेडियम की बात आ गई, रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता। इसका जवाब आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक रेडियो धर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा कण का या उपयुक्त सभी का? अल्फा की मैं बात करूं, अल्फा के खोजकर्ता पूछे तो रदरफोर्ड, यानी मैं यहां इनकी खोजकर्ता लिखा रहा हूं। अल्फा का यदि खोजकर्ता पूछे तो अल्फा के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। बीटा के भी खोजकर्ता पूछे तो बीटा के भी खोजकर्ता रदरफोर्ड है। जबकि गामा के खोजकर्ता यदि आपको पूछे तो गामा के खोजकर्ता बेकुरल है। इसके अलावा मैं बात करूं आवेश, तो अल्फा के अंदर धनावेश पाया जाता है, बीटा में ऋणावेश पाया जाता है, जबकि गामा किरण उदासीन होती है। सबसे भारी पूछे, सबसे भारी कौन सी है? सबसे भारी किरण अल्फा है। और यदि पूछे सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है? सर्वाधिक भेदन क्षमता, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता यदि पूछे तो गामा की है। एक रेडियो धर्मी पदार्थ से तीनों अदृश्य किरण अल्फा, बीटा और गामा तीनों का उत्सर्जन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी में लकड़ी जिस ऊर्जा के कारण बहती है वह है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और
स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के यानी चलती हुई वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होती है वो गतिज, और संचित किसी भी वस्तु में संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा। तो लकड़ी नदी के अंदर चल रही है तो कौन सी ऊर्जा है? तो यांत्रिक ऊर्जा के कारण वह नदी में तैरती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति, ऊर्जा। बल तो क्या है? बल वो भौतिक राशि है जो स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे, गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे। यानी गतिमान को तो जो स्थिर कर दे, गतिमान को स्थिर तथा स्थिर को गतिमान कर दे, यानी किसी भी वस्तु पर धक्का मुक्की करना बल कहलाता है, और स्थिर को क्या कर दे? गतिमान कर दे, उसी का ही नाम बल है। गति की मैं बात करूं, गति यानी चाल, यानी समय, एक निश्चित दूरी में निश्चित समय में तय की गई दूरी, यानी निश्चित यानी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय जब करेंगे तो क्या आएगी? चाल आएगी। निश्चित दूरी, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? गति। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की यदि दर पूछे, कार्य करने की यदि दर आपको पूछे तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इस क्वेश्चन राइट आंसर डी ऑप्शन। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कोयले से, तेल से, सूर्य से या वायु से? तो पृथ्वी का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? सूर्य है, मुख्य स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है। स्वतंत्र पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के अंदर जो ऊर्जा है वो हमेशा समान रहती है, अर्थात नियत रहती है। इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर कब घटती है, कौन घटती है, कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कौन पहले, कुछ इस कंसेप्ट के ऊपर एक जल्दी मैं आपके सामने पूरा वीडियो लाऊंगा। चाहे स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारे कंसेप्ट पे एक साथ वीडियो लाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपन को पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। या m का मतलब द्रव्यमान है, m का मतलब यहां द्रव्यमान है, और v का मतलब यहां वेग है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वेग को दुगुना कर दे, वेग को क्या कर दे? दुगुना। पहले मान लीजिए 1/2 m, आप कुछ भी मान लो, पहले मान लीजिए v 1 था तो 1 का स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि वेग को दुगुना कर रहा है, ये तो सेम है, वेग को दुगुना कर रहा है, 1 से मानो 2 कर रहा है, तो ये तो सेम है, ये पोजीशन कट गई। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। वेग बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण बढ़ता है। 1 का 1 तो 2 करोगे तो 4 आएगा, कुछ भी मानोगे 4 गुना बढ़ेगा। गलगंट की बीमारी है, गला, नाक, आंख, पेट। गलगंट की मैं बात करूं, गलगंट को गेंगा रोग भी कहते हैं, गलगंट को गोयंटर भी कहते हैं, गेंगा या गलगंट गोयंटर रोग कहते हैं, और इसका संबंध थायराइड ग्रंथि से है, इसका संबंध थायराइड ग्रंथि से है। और ये गेंगा या गलगंट की जो बीमारी है ये आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंट रोग होता है, जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, और ये गले के अंदर सूजन आ जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, गला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सिल्वर कल्चर, पीसीकल्चर और सेरीकल्चर। एपीकल्चर की मैं बात करूं, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो वो एपीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर की मैं बात करूं तो मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन पीसीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट की मैं बात करूं
तो रेशम का कीट शहतूत की पत्तियां खाता है। शहतूत पौधे की पत्तियों को खाता है रेशम कीट। शहतूत पौधे की पत्तियों को खाता है रेशम कीट। और रेशम कीट का जो पालन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, सेरीकल्चर कहलाता है। वैसे क्वेश्चन सारे के सारे सेलेक्टिव अति महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई उनसे भी कोई 4 हाथ आगे है तो वो ऐसा क्वेश्चन है रेशम कीट पालन। क्योंकि आर्मी के अंदर अध्ययन और पालन से रिलेटिव या क्रांतियों से रिलेटिव, समाधियों से रिलेटिव ये क्वेश्चन लगभग 5 पेपर से 4 क्वेश्चन में 4 पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। और आर्मी में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना रहती है। 40% क्वेश्चन सीधे रिपीट होते हैं। 60% में से 40% उन पर आश्रित क्वेश्चन बनते हैं। नया कंटेंट ओनली फॉर 20% ही पढ़ना होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला प्रयुक्त उपकरण है। विभवांतर किससे मापा जाता है? विस्कोमीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जिससे तो मापा जाता है, थर्मामीटर या थर्मोस्टेट तापमान का मापन। शरीर के तापमान का मापन किससे किया जाता है? तो थर्मोस्टेट। एम्पियर, एम्पियर ये क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। ये कोई मापने का यंत्र नहीं है, ये विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का यदि मात्रक पूछे तो एम्पियर है, और विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। मापने का यंत्र पूछे तो अमीटर है। यदि मैं बात करूं विभवांतर, विभवांतर को मापने का जो यंत्र है उसका नाम है वोल्टमीटर। किसी बहते हुए द्रव में द्रव की ऊर्जा होती है, किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा होती है केवल दाब, केवल गतिज, केवल स्थितिज, उपरोक्त सभी। वैसे देखो जब पानी का एक दूसरे पर दाबीय ऊर्जा तो बढ़ती है, दाब के कारण वो बहती है। इसके अलावा अच्छे प्रेशर के बाद पानी संचित भी होता है और प्रेशर के बाद निकलता भी है और चलता भी है। कुल मिला के दाब भी पड़ता है, पानी संचित भी होता है और पानी चलता भी है। तो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों किसी भी बहते हुए द्रव की अंदर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम सभी रूप किस तत्व के हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, कार्बन। हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र तत्व है जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं वो है हाइड्रोजन। तो देखिए ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। यदि H1 की मैं बात करूं तो प्रोटियम, H2 की बात करूं तो ड्यूटेरियम और H3 की मैं बात करूं तो ट्राइटियम। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है और हाइड्रोजन सृष्टि का एकमात्र तत्व है जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूटेरियम का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। प्रोटियम एक ऐसा समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान और जिसकी परमाणु संख्या समान है। वो कौन सा एकमात्र स्तनधारी जीव है, वो कौन सा एकमात्र स्तनधारी जीव है जिसमें सकेंद्रित लाल कणिकाएं पाई जाती है? ऊंट, लामा, मनुष्य, एबी। यानी मनुष्य की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सभी स्तनधारी, मैं सिर्फ मानव की नहीं बात कर रहा हूं, ऑल ओवर स्तनधारी, स्तनधारी जितने भी है इन स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा दो स्तनधारी होते हुए भी इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लोहे के गैल्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहे में गैल्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने की जो प्रक्रिया है, जंग से बचाने की प्रक्रिया ये गैल्वीकरण कहलाती है। बचाने की प्रक्रिया गैल्वीकरण कहलाती है। और लोहे पर जंग लगना यदि आपको पूछे तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस प्रकार का परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अपना क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो गैल्वीकरण कहलाती है। और वो परत किसकी चढ़ाई जाती है? वो परत
जस्ते की चढ़ाई जाती है। किसकी चलाई जाती है? जस्ते की। तांबे की जस्ते का प्रतीक क्या होता है? जस्ता या जिंक, जिसका प्रतीक Zn होता है। तांबे को कॉपर कहते हैं, Cu। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है। शीशा की मैं बात करूं तो लेड, जिसका प्रतीक Pb होता है। और शीशे से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र धातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है। जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है? धातु सारे सुचालक होते हैं, जबकि एकमात्र धातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है वो सीसा या पीबी, जिसको लेड के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, ये थे अपने साइंस के 15 क्वेश्चन। आगे जीके की क्लास पंकज सर लेंगे। अब देखो, अभी हम बात करेंगे, हमारी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवालों का। तो चलिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में शुरू हुई है? तो चलिएगा, पहले बात कर देते हैं बौद्ध संगीतियों की। पहले बात किसकी कर देते हैं? बौद्ध संगीतियों की करते हैं। तो चलो, जितनी भी बौद्ध संगीति है उन सभी का एक ही क्वेश्चन में क्या करते हैं? सुपड़ा साफ करते हैं। तो चलो, पहली बात समय। क्या? समय। ठीक है। दूसरी बात स्थान। और तीसरी बात शासक। तो चलिएगा, एक बार तीनों चीज लिख देते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात किसकी करते हैं कि समय 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और 1 ईस्वी। ये हो गया समय। फिर स्थान, याद रखना एक सूत्र है, रावे पाकू। ठीक है ना? लिख दो, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, वे मीन वैशाली, पा मीन पाटलिपुत्र, पाकिस्तान मत कर देना, पाटलिपुत्र, और कु मीन कुंडलवन। कहां पर है भैया? कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? कश्मीर में स्थित है। चलेगा, शासक का सूत्र है अक्का अक। क्या? अक्का अक। पहला अजातशत्रु, फिर काला अशोक। कौन सा? काला अशोक। तीसरा अशोक। चौथा कनिष्क। ये हो गए पूरे कितनी भैया? 3 बौद्ध संगीतियां। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अशोक। आंसर नंबर 3। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? चलो, 21 अप्रैल 1526 को। किन किन के मध्य होता है? लिख दो भैया। सबसे पहले युद्ध किन के मध्य होता है? दिल्ली का इब्राहिम लोदी वर्सेज कौन है भैया? बाबर। फिर ये कौन सा युद्ध है? खानवा का। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध किन किन के मध्य होता है? खानवा युद्ध किन किन के मध्य होता है? 2 व्यक्तियों के नाम लिख दो। पहला राणा सांगा वर्सेज बाबर। चलो, फिर तीसरा युद्ध। तीसरा कौन सा? 29 जनवरी 1528 चंदेरी युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी युद्ध। किन किन के मध्य होता है वो देख लो। किन के मध्य होता है? लिख दो, मेदिनी राय वर्सेज बाबर। चौथा युद्ध किन के मध्य होता है? लिख दो, कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा युद्ध किन किन के मध्य होता है? लिख दो, महमूद लोधी वर्सेज बाबर। ठीक है ना? लिख दो, एकमात्र युद्ध जिसके अंदर बाबर क्या होता है? पराजित होता है। एकमात्र भारत में युद्ध जिसमें बाबर पराजित
होता है, पराजित होता है। वो युद्ध कौन सा है? वो युद्ध कौन सा है? लिख दो, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना युद्ध। कब होता है? फरवरी 1527। किन किन के मध्य होता है? बाबर वर्सेज सांगाजी। ठीक है ना? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ये होगा बाबर के अभियानों का सुपड़ा साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्वर्ण भूमि का शहर कहा जाता है? किस भूमि को स्वर्ण भूमि का शहर? चलो स्वर्ण भूमि याद रखना, बेंगलोर को भारत का बगीचा कहते हैं। और बात करते हैं मुंबई भारत का प्रवेश द्वार। फिर लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। पंजाब में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अमृतसर, पंजाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं, अशोक चक्र कहां का है भैया? भारत का। आपसे पूछ ले अशोक चक्र में कितनी तिलिया है? कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। सफेद लिली ब्रिटेन की। अंग्रेज कैसे होते हैं भैया? गोरे होते हैं। ईगल किसकी है? स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। चमेली फूल, पाकिस्तानी लोग कैसे तेल सर में लगाते हैं? चमेली का। हो गया। चलो ब्रिटेन देश का सफेद लिली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? चलो ट्रॉम्बे के अंदर क्या है? याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है, ये संस्थान है आपके लिए। ठीक है ना? चलो फिर बात करते हैं, देखो त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और हैदराबाद। अगर वायुसेना अकादमी देखता हमारे कहां है? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। फिर भाभा अनुसंधान केंद्र। फिर चलो आपसे पूछ ले बेंगलोर के अंदर एक संस्थान है, उसका नाम बताओ। ठीक है ना? क्योंकि यूं तो आप जाके कुछ करोगे नहीं, आपका एक ही काम है, देख लिए कि जितनी चीज लिखाई वो पढ़ेंगे, नई चीज कुछ भी पढ़ोगे नहीं। ठीक है? तो वायुसेना अकादमी कहां पर है? और पूछ ले वायुसेना दिवस कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देश का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? चलो हीराकुंड बांध की बात करें, हीराकुंड की बात करते हैं। हीराकुंड की याद रखना, हीरा होता है ना हमेशा क्या होता है? लंबा होता है। हीरा का है लंबा है, और हीरा लंबा है वो क्या करेगा? उड़ेगा। तो लिख दो सबसे लंबा बांध भारत का, लिख दो भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध उड़ता मीन कहां पर है? उड़ीसा। ठीक है? अब बात करते हैं हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध। माजुली भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। नदी में नहाने का मजा आता है, बड़ा नदीय द्वीप। ये मैं बोल नहीं रहा, मेरे को कोई मजा नहीं आता। नदीय द्वीप और माजुली, इसे आप कनेक्ट कर देना। ठीक है ना? हावड़ा ब्रिज हमारा आंसर है। टिहरी सबसे याद रखना, टिहरी बांध कहां पर है भैया? पहले ये बताओ हावड़ा ब्रिज कहां पर है? कोलकाता। कहां पर है? कोलकाता। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 22, देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, याद रखना सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। ठीक है? छोटा क्षेत्रफल में छोटा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में बड़ा,
जनसंख्या में बड़ा, सिक्किम जनसंख्या में छोटा, जनसंख्या में छोटा। तो पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना होती है 1885। स्थापना किसने की है? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबर ह्यूम। चलो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट हमारा आंसर हो गया एनी बेसेंट। ठीक ना। मदर टेरेसा लिख दू, शांति क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय नागरिक, कुमारी रीता फारिया लिख दो। नाम भी अडाल बेला है तो इसका क्या है, काम भी बड़ा यूनिक है। लिख दो प्रथम मिस इंडिया, वो भी कौन सी? भारतीय। फिर इंदिरा गांधी लिख दो, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं? आयरन लेडी। ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा एनी बेसेंट। चलो नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? यह चीज मैंने आपको बता दी थी एक बार। यह सूर्य है, इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये मैंने आपको बता दिया था। तो लिख दो यहां पर कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अंदर क्वेश्चन देख लो, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बनते हैं भैया। सबसे नजदीक है पृथ्वी, नीला ग्रह है, जीवित ग्रह है, नीला है, जीवित है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और सेकंड उपग्रह ज्यादा है, शनि क्या है? ज्यादा उपग्रह और सेकंड बड़ा ग्रह है। फिर वरुण सबसे दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। ठीक है ना। ये चीजें याद रखना। चलो, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? चलो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है ना। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। 9 जनवरी, 15 जनवरी और 29 जनवरी। ठीक है ना। यह चीज, तो इससे क्या साबित होता है? यही होता है कि आपके दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 स्टार लगा दो। दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन के साथ साथ में कौन कौन सी चीज है? संस्थान याद करने, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, संस्थान याद करने। ठीक है। फिर नदियां याद करनी है, और याद रखना लोक नृत्य याद करने, और दर्रे याद करने, और राजधानी याद करनी है। राजधानी के साथ में राज्यपाल याद करने हैं, राज्यपाल के साथ में सीएम याद करने हैं। ठीक है ना। विश्व के देशों की राजधानी याद करनी है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा पूछी जाती है और हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यही आपकी स्टैटिक है। स्टैटिक में और क्या? स्टैटिक और ज्योग्राफी को मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं। ये वही क्वेश्चन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, और आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर तीनों चीज लिखना। थल सेना के प्रमुख, जल, तीसरा वायु। इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन हैं?
प्रमुख कौन कौन होते हैं ये कमेंट बॉक्स के अंदर है, जरूर लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? राजस्थान से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? याद रखना, तमाशा महाराष्ट्र का, तमाशा किसका है? महाराष्ट्र का। रासलीला यूपी का। पनिहारी और डांगला, पनिहारी और डांगला, डांगला का है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पनिहारी, पनिहारी अपने गाने सुने होंगे पनिहारे के, एक हमने एक गाना बड़ा फेमस है कांग्रेस का, मारो छेले बोंगरो जो कांग्रेस पनिहारियां ले गई रे, तो वही पनिहारे है, कहां से है? राजस्थान से संबंधित है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 27, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ठीक है ना, रूस से क्या लिया है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस से याद रखना शांति बंधुत्व, ठीक है ना, लिख दो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व ये शब्द है फ्रांस की क्रांति से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से क्या लिया गया है? लिख देना, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ठीक है ना। तो चलो हमारा आंसर क्या हो गया? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम भारत में जीएसटी कब लागू हुई? जीएसटी कब लागू हुई? अगर लुगाइयों को कह देना कि भाई थोड़े पैसे देना उधार, आज घरवाले हस्बैंड के पास नहीं है, तो 1 रुपया नहीं देती थी, 1 रुपया नहीं देती थी, चाहे अगला मर क्यों न जाए। और दूसरी बात, जब जीएसटी लागू हुई ना, बिस्तरों के और अपने कपड़ों के अंदर से जब खोले गए, भाई साहब 2-2 लाख रुपए मिले हैं। अरे उनके तो छोड़ो, दादी माँ के मिले हैं, तब तो मोदी जी ने यह काम सबसे अच्छा किया है। तो 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी यानी कि काला धन सभी बाहर निकला, काला धन सभी बाहर निकला, ठीक है ना। चलो फिर 29, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया है? गरीबी हटाओ का नारा दिया है, याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना? पैसे पंचम। चलो नेक्स्ट, एकमात्र प्रधानमंत्री जिसका विदेशी धरती पर निधन हुआ, भारत आने का मौका भी नहीं मिला है। चलो गुलजारीलाल नंदा, सबसे कम समय तक, कम समय 13 दिन पीएम, 13 दिन पीएम के पद पर नियुक्त रहे, 13 दिन पीएम के पद पर नियुक्त रहे। चलो पीएम। फिर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, हमारा आंसर, ठीक है ना। पहले कार्यवाहक, कार्यवाहक पीएम मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो याद रखना भैया, संसद में जाने का समय नहीं मिला, विदेशी धरती पर जाने का समय नहीं मिला, तो लिख दो विदेशी धरती पर जाने का समय नहीं मिला, और संसद में जाने का समय तो बिल्कुल भी नहीं मिला, इतने फ्री नहीं थे यार, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलेगा। अब समय हो गया हमारे के आर जानिक सर के आगोज का, जो आपको बात कराएंगे मैथ को महत्वपूर्ण सवालों का। तो चलिएगा अपन शुरू करते हैं मैथ। तो मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक वर्ग के विकीर्ण को दुगना कर दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी यह बात हो रही है वर्ग का विकीर्ण दुगना करने पर। तो देखो मैंने माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा मैंने x मानी, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बनेगा? जब भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब अपने बात हो रही है विकीर्ण, तो वर्ग का विकीर्ण, वर्ग का विकीर्ण के पदों में सूत्र क्या होता है? वर्ग का विकीर्ण क्या होता है? अंडररूट 2 इंटू भुजा, और भुजा अपन ने x मानी तो अंडररूट 2x, अंडररूट 2x। अब कह रहा है कि विकीर्ण को दुगुना करने पर, यानी विकीर्ण को क्या कर रहा है? दुगुना, तो 2 गुणा अंडररूट 2x। विकीर्ण को दुगुना करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विकीर्ण के पदों में क्षेत्रफल, विकीर्ण के पदों में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? विकीर्ण के पदों में क्षेत्रफल, विकीर्ण के पदों में क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी विकीर्ण कितना है? 2 इंटू अंडररूट 2x का स्क्वायर बटा
2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया 4x स्क्वायर। अब देखिएगा पहले वर्ग का क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर और अब कितना हो गया है 4x स्क्वायर, यानी कितना गुना बढ़ा है तो आप देखोगे 4 गुना बढ़ गया। यानी विकिरण यदि दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गई। और सीधा याद रख सकते हो विकिरण को दुगुना करने पर क्षेत्रफल दोगुना होता है। कैसे, ये विकिरण का फॉर्मूला है। विकिरण कैसे निकलता है तो आप देखो, ये है वर्ग और ये देखिए विकिरण है इसका। मानो ये भी भुजा x, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे तब क्या बन जाएगा अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x बनेगा। इस प्रकार विकिरण आया। विकिरण के पदों में क्षेत्रफल का सूत्र विकिरण स्क्वायर बटा 2 तो आ गया 4x स्क्वायर, यानी 4 गुना वृद्धि। अच्छा क्वेश्चन, बड़ा लेजेंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% लाभ पर लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल ने उस स्कूटर को 4800 रुपए देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था। तो अपन मान सकते हैं, माना सचिन के लिए x रुपए था। माना सचिन के लिए जो क्रय मूल्य था वो x रुपए था। तो x रुपए की वस्तु 20% हानि यानी कितने में बेची, 80 में बेची। पुनः 20% लाभ पर बेची और कितने में बेची गई तो वो 4800 रुपए में बेची गई। चलिएगा अब देखो, सॉल्व कीजिएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कट रहा है तो काट दीजिएगा। जैसे 2 से काटा तो ये कट गया, 4 से काट दीजिए, ये 2 और ये कितना आ गया 25। चलो ठीक, क्या आया x इंटू 24/25 बराबर 4800। x बराबर 4800, 25 चला गया ऊपर और 24 कहां गया नीचे। 24 से 48 कट गया कितनी बार, 4800 200 बार। 200 इंटू जब आप 25 करोगे, 200 इंटू 25 तो क्या आ जाएगा 5000। 200 इंटू 25 करोगे तो 5000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजेश और अजय एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। राजेश अकेला इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो अजय अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखो, राजेश प्लस अजय यानी राजेश और अजय दोनों मिलकर इसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं और राजेश अकेला इसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो अब देखो, इन दोनों का लसअप लिया तो 16 और 24 का लसअप कितना है 48। 16 का भाग 3 बार और 24 का भाग कितनी बार 2 बार। यानी राजेश और अजय दोनों मिलकर 3 काम करते हैं जबकि राजेश अकेला 2 काम करता है। आगे कह रहा है अजय अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो, अजय अकेले की क्षमता कितनी है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, राजेश अकेला 2 करता है। इसका मतलब अजय की क्षमता कितनी है, अजय की कार्य क्षमता कितनी है, अजय की कार्य क्षमता कितनी है तो 3 - 2 बराबर 1 है। अब अजय अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो कुल काम 48 है, अजय रोज का 1 काम कर रहा है तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो 48 दिन के अंदर ये कार्य पूरा कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपए की लागत वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा यदि उसकी कीमत हर वर्ष 10% कम होती है। तो देखिए, 100 रुपए की वस्तु प्रत्येक वर्ष 10% कम होती है यानी 90%, और लगातार ऐसी कितनी बार हुई, लगातार 2 बार हुई। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितने रुपए हो जाएगी, 100 की वस्तु 81 रुपए हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी प्रत्येक वर्ष 10, 100 की 90 में 2 बार हुआ तो 81। 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। यानी कुल 5 परिणाम है, तो बताओ योग कितना हुआ। 5 परिणामों का औसत 6 है यानी टोटल योग कितना बन रहा है, तो टोटल योग 30 बन रहा है। ये तो पांचों का है,
ये पांचों का औसत था। अब आगे कह रहा है कि तीनों का, ये कह रहा है कि तीनों का औसत 4 है, तो 3 × 4 करेंगे, 3 × 4 करेंगे तो 12। शेष दो परिणामों का औसत क्या आएगा? पांचों कुल 30 थे, ये 6 जो पहले 5 थे उनका योग 30 था, अब तीनों का योग 12 है, तो शेष जो बच गए 30 में से 12 गए, शेष कितने बच गए? 18। तो अब 18 शेष बचा। अब शेष 2 का औसत क्या आएगा? शेष 2 का जो औसत है वो 18/2 अर्थात 9 आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी 9 रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल किसी हौद को 24 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसको 36 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौद कितने समय में भर पाएगा? यानी माना एक नल ए 24 मिनट में भरता है और नल बी उसी हौद को 36 मिनट में भरता है। जब चाहे ए या 2 आदमी काम करे, चाहे 2 नल, यानी इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। 24 का भाग इसमें 3 बार जाएगा और 36 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी ए जो काम करता है वो 3 काम करता है और बी करता है वो 2 काम करता है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल काम कितना? 72। और जो ए नल है वो 3 लीटर लाता है और बी नल है वो 2 लीटर लाता है। यानी अब पर घंटे 5 लीटर पानी आएगा। यानी 72 लीटर का जो हौद है वो पर घंटे 5 लीटर के एवरेज से कितने समय में भरा जाएगा? यानी 72 में 5 का भाग देना है। 7 में गया 1 बार, शेष बचे 2। 22 में गया 4 बार, शेष बचे 2। 0 भाग टूट गया 5 बार। यानी 14.5 घंटे। कितना समय लगेगा? 14.5 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी 20 के अंदर वैसे 4 बार, 14.4 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष किस दर से एक रकम 8 वर्ष में दुगुना होगी? अब देखिए किस वर्ष से दुगुना होगी। माना 100 रुपए अपन ने उधार दिए और 8 वर्षों के अंदर वो दुगुना होगी, इसका मतलब 200 रुपए हो जाएगी। अब बताओ 100 से 200 रुपए हुई तो ब्याज कितना लगा? ब्याज 100 रुपए लगा और 8 वर्ष के अंदर लगा तो प्रति वर्ष कितना होगा? 100/8 यानी 12.5%। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? एकदम राइट आंसर रहेगा। राशि दुगुनी हो गई, 100 उधार दिए, अब 200 हो गई तो ब्याज कितना बना? 100 तो उधार दे रखे थे, ब्याज मात्र 100 बना। 8 वर्षों में 100 रुपए ब्याज बना, प्रति वर्ष कितना होगा? तो 100/8 यानी 100 के अंदर 8 का भाग लगाओगे तो 12.5% इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा, एक विद्यालय में 800 छात्र है, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं? तो विद्यालय के अंदर कितने लड़के पढ़ते हैं? अब देखिए कुल विद्यार्थी 800 है, 800 में से यानी लड़के और लड़कियों की बात करूं, ये लड़के और ये हो गई लड़कियां, ये लड़के लड़कियां। लड़कियां 30% है तो 70% कौन है? लड़के हैं। चलिए ठीक है, तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं? तो देखिए 70% लड़के हैं, यानी 100 में से 70 लड़के हैं तो 800 में से कितने होंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 आता 56 और पीछे 0, 560 लड़कों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है तथा उनका एचसीएफ 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये अपने पास कुल मिला के 4 राशियां हैं, एलसीएम, एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिसमें से 3 दी हुई है, चौथी ज्ञात कर सकते हैं। क्या का इनमें से एक संख्या 210 है, चलो 210, दूसरी संख्या अपन ने x मान ली, एलसीएम कितना 2310 इंटू एचसीएफ कितना 30। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो 2310 इंटू 30 बट्टे में क्या आ गया? 210, 210। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। 7 का भाग आप दोगे, 7 से इसको कैंसिल करोगे तो देखिए 23 के अंदर भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? जब 7 का भाग आप इसके अंदर लगाओगे यानी 7 3 कितने हो गए? 21,
शेष बच गए 2, 7 3 21 और पीछे 0 यानी 330। दूसरी संख्या 330 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक गाय को, बड़ा शानदार और लेजेंड क्वेश्चन है, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से खूंटे पर बांधा गया तो कितने क्षेत्र में वो चर सकती है, कितने क्षेत्र के अंदर वो चर सकती है। देखिए ये मानो यहाँ खूंटा रोक दिया, ये खूंटा, और यहां पर ये मानो 14 सेंटीमीटर लंबी गाय बांधी तो गाय इस खूंटे के चारों ओर 14 मीटर ही चर पाएगी। यानी अब ये देखो गोलाकार क्या बन गई, वर्त बन गया, और जो रस्सी थी 14 मीटर रस्सी थी वो इस वर्त के अंदर एक त्रिज्या के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में काम कर रही है, क्योंकि इसके चारों ओर एक केंद्र, यानी जितनी लंबाई चारों ओर बराबर लंबाई ये त्रिज्या के रूप में काम कर रही है। तो कितने क्षेत्र में चर पाएगी, जितना इस वर्त का क्षेत्रफल होगा उतने ही क्षेत्र में गाय चर पाएगी। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 का भाग 14 में 2 बार, 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 22 कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आ जाएगा 16, 8 2 16, 4 ने 5, जोड़िएगा 6, 6 5 11, 5 ने 1 6, 716 मीटर स्क्वायर, 716 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि एक समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हैं तो समकोण के अलावा अन्य कौन सा कोण होगा। अब देखो एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये क्या, समकोण त्रिभुज यानी जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और कह रहा है कि दोनों भुजाएं समान है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बिल्कुल इजी सी बात है, एक 90 है, पीछे 2 बचे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यदि पूछे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो योग होता है 180। अब देखिए माना ये भी x और ये भी x, तो x प्लस 90 और योग तीनों का कितना हो गया 180। तो 2x प्लस 90 बराबर 180, 2x बराबर 180 में से 90 गए, शेष बच गए 90। तो 2x बराबर 90, x का मान निकालोगे तो 90 के अंदर 2 का भाग दिया तो 45 डिग्री, कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री। आप सीधा सोच सकते थे 190, पीछे दोनों बचे 180 होते 90, बराबर है 45 का। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 का 10% यानी 10,000 का अर्थ गुणा 10% यानी परसेंटेज का निशान हटाने के लिए बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10,000 का 10% 1000 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा लेजेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूं है, क्वेश्चन आपके सामने यूं दे रखा है, यह है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1 और प्लस दे रखा है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये थोड़ा टाइपिंग के कारण यूं लिखा गया है, क्वेश्चन है ये। तब आप देखेंगे अपन लसअप लेंगे तो लसअप क्या आएगा भाई, लसअप आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1। अब अंडर रूट 3 माइनस 1 का जब भाग दोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखोगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट 3 प्लस 1 का जब भाग दोगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1 को गुणा करोगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप देखिए इसके अंदर क्या करना है, ये है ए और ये है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का, इसके अंदर देखोगे ये है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। इसको देखोगे a माइनस बी, यानी इसमें सर्वसमीका लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसमें देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन तीनों सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 a कितना अंडर रूट 3, a कितना b कितना 1, तो क्या आ गया प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब पीछे ये प्लस का प्लस, अब क्या है a स्क्वायर यानी 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस ये 2ab सेम माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस का और ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखो 1 अंक 3 4, 4 अंक 3 7 और 1 8, कितना आ गया 8, 3 में से 1 गया शेष बचा 2, 8 के अंदर 2 का भाग दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 4 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आएगा। बड़ा शानदार बड़ा लेजेंड क्वेश्चन है। तो 3 सर्व समीकरणों इनके अनुसार, इन सर्व समीकरणों के अनुसार ही अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल दशमलव की जोड़ है और हमेशा ध्यान रखना है दशमलव की जोड़ बाकी गुणा करते समय पॉइंट सीधे रखने हैं। तो 345.9 34.59 3.459 और 0.345 और 9। अब जोड़ दीजिएगा 9 के 9, 9 और 5 14, हासिल गई 1 यानी 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, हासिल गई 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 19 और 3 22, हासिल गई 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, हासिल गई 1, 1 और 5 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 3 के 3 यानी 384.29 और 49, 384.294। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45वां क्वेश्चन है। यदि दो गोलों का व्यास का अनुपात 3:5 है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए r का मतलब है त्रिज्या, 4 पाई r स्क्वायर, यानी अब देखो जिस अनुपात में व्यास होता है उसी अनुपात में त्रिज्या होगी। अब क्या कह रहा है कि अनुपात 3:5 में है। यदि अब क्या कह रहा है गोले का अनुपात 3:5 में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 4 पाई इंटू यहां आ गया 5 का स्क्वायर, ये दोनों समान है कट गई, 3 का स्क्वायर 9/25 यानी 9:25 के अंदर n का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहेगा। तो आप सीधा कर सकते हो कि जब त्रिज्या से यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्या से यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछे तो ये 3:5 था, इनका स्क्वायर आएगा सीधा 9 स्क्वायर 25। आप सीधा याद कर सकते हो। बाकी बाई फॉर्मूले से समान राशियां कट गई और वो यहाँ पे त्रिज्या 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 9:25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के जो आपको सर करवाएंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। चलते हैं रीजनिंग के सबसे पहले उन क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2b 4d 6f 8h, अगला क्रम क्या होगा। यह क्वेश्चन क्रम का है, सीधी सी बात है। अंग्रेजी अल्फाबेट का जो क्रम है वो बी 2 पे बी ही आएगा और 4 पे डी ही आएगा, ठीक है, और 6 पे एफ ही आएगा। वैसे देखा जाए तो अगला क्रम 10 पे कौन आएगा, 10 पे कौन आएगा, जे। ऐसे भी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है, नहीं तो आप ऐसे देख लें
+2 कर रखा है, +2 कर रखा है, +2 कर रखा है, +2 कर रखा है, +2 और +2। वैसे के वैसे 8 को +2 करोगे 10 होगा। इसके बाद अगला क्रम +2 करोगे j होगा। अगला क्वेश्चन जस्ट आपके सामने है कि CAMIRAL को वर्णमाला क्रमानुसार लिखने पर कैसे लिखा जाएगा, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार यदि इस शब्द को यदि क्रम में लिखें तो सबसे पहले क्या होगा। इसमें सबसे पहले क्रम में A डबल बार दे रखा है, उसके बाद A के बाद क्या आता है, B कोई ऑप्शन में है नहीं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। अगला C जरूर दिख रहा है, फिर ILMR, जिस ऑप्शन में AACSILMR है वो इस क्वेश्चन का राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है। सीधी सी बात है, नीचे का जो अनुक्रम दे रखा है इसमें ऐसे कौन से प्रतीक चिन्ह है उससे पहले ठीक है। सबसे पहले उठाएं एक प्रतीक चिन्ह, फिर उसके बाद 2 प्रतीक चिन्ह, फिर 3 प्रतीक चिन्ह, 4 प्रतीक चिन्ह और 5 प्रतीक चिन्ह। कुल मिला के 5 संख्या है जिनसे के जस्ट बाद प्रतीक संख्या है। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आगे की क्रम को पूरा करें। क्रम दे रखा है 11, 13, 17, 19 और 23। सीधी सी बात है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। 11 के बाद 13 आ रखा, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 होगी। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन 29 राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिनांक 15 अगस्त 2022 को सोमवार है तो इसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2022, ठीक है, ये डेट दे रखी। अब इसने बोला है ठीक 25 दिन कौन सा, 25 दिन बाद कौन सा वार होगा। सीधी सी बात है, एक सप्ताह में 7 वार होते, आप 25 में 7 का भाग दीजिए, करीबन 3 सप्ताह हो जाएंगे, ठीक है, यानी 21 आ जाएंगे। अब 21 तक तो वो का वो दिन है कौन सा, सोमवार, लेकिन पीछे कितने दिन बचते हैं, 4 दिन। अब सोमवार प्लस 4 दिन और आप कर लीजिए, सीधी सी बात है, इसका उत्तर राइट आंसर होगा शुक्रवार। सोम के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये थे आपके सामने रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आप रेगुलर इन क्लासों से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।